आज की क्लास में हम एचआरएम की क्लास है, ठीक है। एचआरएम इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पहले चैप्टर के अंदर हम सिर्फ बेसिक नहीं करेंगे, बेसिक के अलावा जो मॉडल्स प्लस अप्रोचेस पूछी जाती है पेपर्स के अंदर, उन्हें भी इसमें डिस्कस करा जाएगा इस क्लास के अंदर, ठीक है। एक मिनट। ओके, स्क्रीन पे अवेलेबल है, सबको दिख रहा है? यस सर। ओके, एक मिनट एक मिनट। हम्म, देखिए, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू एचआरएम। एचआरएम कौन बताएगा? एचआरएम है क्या? सबसे पहले तो एचआर बताओ, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, बताइए। व्हाट इज द ह्यूमन रिसोर्स? Managing the manpower is called human resource. ठीक है, सिंपल सी बात सर। ह्यूमन रिसोर्स मतलब आदमी जो एक रिसोर्स है। अब सर आदमी एक रिसोर्स मतलब कुछ समझ सा नहीं आया। जब भी हम किसी कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी एक प्रोडक्ट या एक सर्विस के अंदर डील करती है, ठीक है। अब भैया प्रोडक्ट हो या सर्विस, उसको बनाने में या उसकी मैन्युफैक्चरिंग में या उसको प्रोवाइड करने में हमें ह्यूमंस की जरूरत, मतलब क्या, लोगों की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो एक तरह से कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट या मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन हुआ? ह्यूमन। तो ह्यूमन रिसोर्स होता है बेसिकली ऐसा आदमी जो कंपनी के लिए काम करे, लोगों तक सर्विस प्लस प्रोडक्ट पहुंचाए और कंपनी को मुनाफे की तरफ लेके जाए। जब भी हम इस ह्यूमन रिसोर्स का क्या करें, मैनेजमेंट करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? एचआरएम, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, देखिए स्क्रीन पे सारे। इट्स द मोस्ट important asset of the organization, and unlike other resources, the human resource could be developed and increased to a limitless event। ठीक है, बेसिकली वो यही कह रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो किसी भी कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। दूसरी चीज, अब कोई भी रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल अगर हम शूज बना रहे हैं, ठीक है, शूज बनाने के लिए हम क्या एक्वायर कर रहे हैं या क्या प्रोक्योर कर रहे हैं? लेदर को। लेदर हमने एक कंपनी से खरीदी, शू की मैन्युफैक्चरिंग में उसे लगाया और वो क्या होगा? कंज्यूम्ड हो गया। 1 मिनट। ओके, ठीक है, तो मैं कहां पे था कि शू की मैन्युफैक्चरिंग में वो क्या हो गया? कंज्यूम हो गया। वही अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स की बात करूं तो उसको हम लिमिटलेस एबिलिटी के साथ उसे इंप्रूव कर सकते हैं। ऑब्वियसली यार, जो बंदा जितना पढ़ा होगा उतनी ही उसके पास क्या होगी? स्किल्स होगी। उतना ही स्किल सेट वो अपनी कंपनी को प्रोवाइड कर पाएगा। अगर कोई बंदा सीए और एमबीबीएस, सॉरी सीए या आप लिए एमबीए ले लीजिए, सीए और एमबीए दोनों है, तो अकाउंटिंग प्लस मैनेजमेंट दोनों ही फैसिलिटी वो अपनी कंपनी को प्रोवाइड कर पाएगा। ठीक है, तो इसका बेसिकली यही कहना है कि ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जिसको हम लिमिटलेस पोटेंशियल तक लेके जा सकते हैं, और इसलिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन एचआरएम इज कंसर्न विद द मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट जब हम करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? एचआरएम। ठीक है, बड़ा सिंपल सा था। अब आते हैं कि सर पेपर में पूछा क्या जाएगा। बहुत और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एचआरएम मॉडल्स। एचआरएम मॉडल, सबसे पहला मॉडल कौन सा है? द हार्वर्ड मॉडल। इसका दूसरा नाम क्या है? सॉफ्ट अप्रोच। और वो क्यों है अभी पता चल जाएगा। बेसिक और फैक्ट वाला पॉइंट है, लर्न करना है सभी को। दिस मॉडल वॉज पोस्टुलेटेड, मतलब किसने बनाया था? बाय बियर एट एल इन 1984। ठीक है, ये एक ऑब्वियसली कोई साइंटिस्ट या किसी भी प्रकार का एक ऐसा आविष्कारी आदमी था जिसका नाम था बियर एट एल। उसने ये अप्रोच बनाई। ठीक है, अब सर बना तो दी, बट इस अप्रोच पे कहा क्या गया उस पे आते हैं। दिस मॉडल emphasized more on human or soft side of HRM because it lays emphasis on the fact that employees, like any other shareholder, are equally important
इन इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम। ठीक है, बेसिकली जो ये वाली अप्रोच है, अब इसको सर सॉफ्ट अप्रोच कहते क्यों, ये भी बताओ बेटा। इस अप्रोच में क्या होता है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम क्या करते हैं, नर्चर करते हैं, उसे अच्छे से एक्वायर करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, उसे पैम्पर करते हैं। मतलब ये एक आप लगा लीजिए, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आप बातें करेंगे, उसे टाइम देंगे, उसे पैम्पर करेंगे, उसे प्यार करेंगे, वो सारी चीजें हम क्या करते हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्स के साथ करते हैं एक कंपनी एज अ बॉयफ्रेंड। ठीक है, वो क्या करेगी, उसको टाइम देगी, उसको अच्छे से गिफ्ट लाके देगी, उसे अच्छा सा मोटिवेशन देगी कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप ये हो, आप पूर की परी हो, सब कुछ बता देगी। ठीक है, क्यों सर ऐसा क्यों कर रही है, ऑब्वियसली उसको इंप्रेस करने के लिए। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो ह्यूमन रिसोर्स को अगर हमें मैनेज करना है तो हमें उसकी सहमति, मतलब उसको अच्छे से तरीके से अपनी साइड लाना बहुत जरूरी है। आप ह्यूमन रिसोर्स पे, मतलब अपने एम्प्लॉयज के ऊपर अपना जो डिसीजन है उसको उसको थोप नहीं सकते, उसकी भी अप्रूवल बहुत ही जरूरी हो जाती है जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं। जब भी ऐसी सॉफ्ट अप्रोच आए तो वो किसके अंदर आती है, द हार्वर्ड मॉडल के। इसकी यही पहचान है क्या, इट एम्फसाइजेस ऑन द फैक्ट दैट एम्प्लॉय भी एक शेयर होल्डर, शेयर होल्डर कौन होता है, कंपनी का मालिक, कंपनी के मालिक जितनी क्या है एम्प्लॉय की वैल्यू होती है। ठीक है, और जितना एक शेयर होल्डर मेहनत करता है, जितना एक इन्वेस्टर मेहनत करता है कंपनी को आगे ले जाने में, उतनी ही मेहनत एक एम्प्लॉय भी करता है। क्लियर है सभी बच्चों को ये वाली मॉडल की अप्रोच होती क्या है, और इसके कीवर्ड क्या है, एम्प्लॉय इज ट्रीटेड लाइक अ शेयर होल्डर, कि एम्प्लॉय को हम बहुत क्या करते हैं, पैम्पर करते हैं। ठीक है, हाँ या ना, क्लियर सभी बच्चों को, दोबारा समझनी है। क्लियर सर, यार माइक ऑन करके बोलो। Yes, sir. हाँ बहुत बढ़िया, ओके। अच्छा, इसी अप्रोच के अंदर एक और चीज आती है क्या, इसके 6 क्रूशियल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट, अब ये पूछा जाता है, शेयर होल्डर इंटरेस्ट, सेकंड सिचुएशनल फैक्टर्स, थर्ड एचआरएम पॉलिसी चॉइसेस, एचआरएम आउटकम्स, फिफ्थ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस एंड सिक्स फीडबैक लूप होल। ठीक है, ये 6 की 6 आपको लर्न करनी है बेसिकली। इसमें इसके बारे में तो नहीं पूछेगा, बट ऑड वन आउट का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन 6 में से मान लो आपको 3 दे दिए और एक दूसरा और कुछ दे दिया और बोला कि हार्वर्ड मॉडल के अंदर कौन से कंपोनेंट्स है और कौन से नहीं, ऑड वन आउट पिक करो। तो ऑब्वियसली जिसको 6 के 6 लर्न है वो क्वेश्चन निकाल लेगा। ठीक है, ये अप्रोच का क्या मतलब है कि यहाँ पे हम एम्प्लॉय को पैम्पर या बड़े ही प्यार से समझा के तरीके से उससे अपनी बात बनवाते हैं। सिंपल हार्वर्ड मॉडल ये कहता है। किसने बनाया था, पीर एट एल ने, और इसके 6 कंपोनेंट्स ये आपके सामने है। ठीक है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट मॉडल है इसी का उल्टा, वो नॉर्थ तो ये साउथ, द मिशिगन मॉडल, हार्ड अप्रोच या मम्मी का तरीका। अब सर मम्मी का तरीका, आपकी मम्मी आपसे काम कैसे करवाती है, वही होगा यहाँ पे भी। देखो, इट इज पोस्टुलेट, सबसे पहले ये अप्रोच किसने बनाई है, पहले उस पर फैक्ट वाली चीज पे आ जाते हैं। फॉम्ब्रीन, टीशी एंड डिराना, भैया नाम है, मैं कुछ अपने आप से नहीं बना रहा। ठीक है, उनके नाम ही ऐसे है। तो ये 3 थे महान जिन्होंने ये अप्रोच बनाई है सबसे पहले, द मिशिगन मॉडल। अब सर इट इज ऑल्सो नोन एज मैचिंग मॉडल या बेस्ट फिट अप्रोच टू एचआरएम। ठीक है, ये दूसरे नाम है, ये दोनों भी फैक्ट वाली ही चीज है, इसको भी अच्छे से लर्न करना है, खासकर बीएचयू वाले। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बीएचयू में भैया थ्योरी आती है, फैक्ट आते हैं, तो बहुत अच्छे से लर्न करना। ठीक है, अब सर इसको मम्मी का तरीका क्यों कहते हैं वो भी बताओ। देखो, दिस मॉडल हैज अ हार्डर, लेस ह्यूमनिस्टिक एज।
holding that employ our resources in some way as any other business resource. People should be managed like other equipment and raw material. इसमें ना अब जितना हम प्यार अपनी गर्लफ्रेंड को उस मतलब सॉफ्ट अप्रोच के अंदर दे रहे थे, उतना ही हम उससे नफरत करते हैं इस अप्रोच के अंदर। अब ऐसा क्यों सर? ऐसा उसने क्या कर दिया? उसने कुछ नहीं करा, हमारा ही दिमाग खराब। हमने क्या करा? अब मम्मी वाला तरीका क्यों भैया? मम्मी को जब बात बनवानी होती है ना अपनी, तो वो क्या करती है? जूते चप्पल मार के डांट डपट के अपनी बात बनवा लेती है, या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका, खुद ही नाराज हो जाएगी। वही चीज यहाँ पे होता है। मैचिंग मॉडल या हार्डर अप्रोच के अंडर हम क्या करते हैं? किसी भी एम्प्लॉय या किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को एज अ एम्प्लॉय ही ट्रीट करते हैं, ना कि उसे और अच्छी तरह या उसे पैम्परिंग, ऐसा कुछ नहीं करते। हम सिंपल कहेंगे भैया काम करेगा, ऑफिस में रहो, सैलरी लो और जाओ, सिंपल। ज्यादा पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड अप नहीं हो पाता इस अप्रोच के अंडर में, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि जिस तरीके से किसी भी रॉ मटेरियल या इक्विपमेंट को हम प्रोडक्शन में या सर्विस देने में यूज करते हैं, उसी तरह एक ह्यूमन रिसोर्स को या एक एम्प्लॉय को यूज करा जाता है सर्विस या प्रोडक्शन में। उसके अलावा एम्प्लॉय और कंपनी का कोई भी पर्सनल रिलेशन या आप कह लीजिए सोशल रिलेशन डेवलप नहीं हो पाता। क्लियर है सभी बच्चों को ये वाली अप्रोच? द मॉडल फिट बेस्ट फिट अप्रोच आया ना? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया, ये आवाज चाहिए। हाउस द जोश? बस यही था जोश। अब बोलो जोर से, यस सर, आहो सर। ओके, नेक्स्ट वन, द गेस्ट मॉडल। फैक्ट वाली चीज, इट इज डेवलप्ड बाय डेविड गेस्ट इन 1997। डेविड गेस्ट एक था बंदा जिसने ये वाली अप्रोच को बनाया था। पहली फैक्ट हो गई। सर है क्या इस अप्रोच के अंदर, वो देखो। This model claims that the HR manager has special strategies which demand certain practices and when executed will result in outcomes. अब गेस्ट मॉडल में बेसिकली क्या होता है? हमारे पास हर कंपनी में एक एचआर मॉडल या एचआर मैनेजर होता है, ठीक है। एचआर मैनेजर या तो डांट डपट के अपनी बात बनवाता है या फिर प्यार से समझा के अपनी बात बनवाता है। उसके बाद एक तीसरा तरीका भी है, वो क्या करता है? कुछ नहीं, उसका जो प्लान है, उसकी जो स्ट्रैटेजी है उसे बना दे, ठीक है, और सबको बोलेगा कि इसे फॉलो करो। अब आपकी मर्जी है, आप उसे प्यार से फॉलो कर लो या फिर कंपनी आपको धमकाएगी उससे फॉलो करो। बट मेन चीज क्या है? वो इसमें स्ट्रैटेजी बनाता है, और अब जब आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? एक अच्छा आउटकम होता है किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है। देखो, विच डिमांड सर्टेन प्रैक्टिसेस, एंड ये जो सर्टेन प्रैक्टिस है ना, यही गेस्ट मॉडल का क्या है? कीवर्ड। सर्टेन प्रैक्टिस मतलब स्ट्रैटेजी, जो पहली दो अप्रोच में नहीं बन रही थी। पहली दो अप्रोच के अंदर जो एचआर मैनेजर था वो क्या कह रहा था कि हमें बस बात बनवानी है प्यार से या डांट डपट के। इसके अंदर ना वो प्यार से ना डांट डपट के, वो क्या देगा? क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देगा, एज अ एम्प्लॉय आपको फॉलो करनी है, बस। क्लियर है सभी को? ये वाला कीवर्ड क्या है? स्ट्रैटेजीज। और इसके अंदर भी 6 कंपोनेंट है। कौन कौन से सर? सबसे पहले एचआर स्ट्रैटेजी, एचआर प्रैक्टिस, एचआर आउटकम्स, बिहेवियरल आउटकम्स, परफॉर्मेंस रिजल्ट एंड फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। ये 6 की 6 भी आपको लर्न करनी है। क्लियर है, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वन, वॉरविक। वॉरविक आओ, फैक्ट वाली चीज सबसे पहले। दिस मॉडल, जो वॉरविक मॉडल है, इज डेवलप्ड बाय, कौन बना रहा है? हेनरी एंड पेस्टिग्रेस। अब ये नाम है तो है, वैसे पेस्टिग्रेस नहीं था, पेटिग्र्यू था। हैरी पॉटर देखिए, पीटर पेटिग्र्यू, वही वाला है पेटिग्र्यू, नॉट पेटिग्रेस, ठीक है। थोड़ी वर्ड्स की मिस्टेक्स है। ओके, दिस अराउंड सेंटर्स अराउंड 5 एलिमेंट्स। इसके बाद भी 5 एलिमेंट है। कौन कौन से सर?
आउटर कंटेक्स्ट, इनर कंटेक्स्ट। अच्छा, ये है माइक्रो और ये मैक्रो। आउटर कंटेक्स्ट में समझा देता हूँ। आउटर कंटेक्स्ट मतलब ऐसे फैक्टर जो कंपनी के बाहर रह के कंपनी की एचआर मैनेजमेंट को इफेक्ट करते हैं। हमने पहले भी बड़े एक्सटर्नल वाले कौन से, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, पेस्टल वाला पढ़ा था, वही सारे मैक्रो में, ठीक है। और इनर कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो एचआर मैनेजमेंट में ऐसे कौन से फैक्टर है जो अंदर रह के कंपनी को, एचआर मैनेजमेंट को इफेक्ट करते हैं। आपके एम्प्लॉय हो गए, आपकी पॉलिसीज हो गई जो कंपनी फॉलो करना चाहती है, या एचआर मैनेजर जो अपनी स्ट्रैटेजीज बनाता है वो हो गया। ये सारी चीजें किस में आती है, आपकी इनर में या माइक्रो कंटेक्स्ट के अंदर, ठीक है। देन इज योर बिजनेस स्ट्रैटेजीज कंटेक्स्ट, एचआरएम कंटेक्स्ट एंड एचआरएम कंटेंट। पहली बोल रहा हूं, इनको डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट आपको इनके नाम पूछे जाएंगे। बोल देगा ऑड वन आउट कि कौन सा इसका, इस अप्रोच में कौन सा इसका एलिमेंट नहीं है। क्लियर है, हाँ या ना? बताइए, क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। ओके, नेक्स्ट वन। इसी के अब सर ये वाली अप्रोच कहती क्या है? हमने फैक्ट पढ़ लिया, अब बताओ ये करती क्या है, कहती क्या है? The strength of this model is that it identifies and classify important environmental influences on HRM। अब जैसे मैंने अभी बोला कि इस अप्रोच के दो कीवर्ड क्या है, पहला मैक्रो मतलब आउटर कंटेक्स्ट बाहर वाले, और इनर मतलब माइक्रो अंदर वाले। ये सारे फैक्टर्स जो एचआरएम को मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करे। इस अप्रोच के अंदर हम इन सभी फैक्टर्स को क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई, और उनसे लड़ने का तरीका या उनसे आप कर लो उनको अडेप्ट करने का तरीका, ये दो चीजें, आइडेंटिफाई एंड अडेप्टेशन ऑफ दीज फैक्टर इज डन इन विच मॉडल, वॉरविक। ये इसका कीवर्ड है, इसका वॉरविक मॉडल का। क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अच्छा। Then is it maps the connection between the external as well as internal factors and explores how HRM will adapt to it। तो यही बोल रहा है कि सबसे पहले हमने क्या करा, इंटरनल और आउटर जो हमारे एनवायरनमेंट था जो इन्फ्लुएंस कर रहा था, उनको पहले आइडेंटिफाई करा, ठीक है। उसके हिसाब से अपनी अप्रोच बनाई और उनको अडेप्ट करा। अप्रोच कैसे बनाई सर? इनर और आउटर जो दो चीजें थी उन्हें बैलेंस कर दिया। किस अप्रोच के अकॉर्डिंग? वॉरविक। कीवर्ड क्लियर है सभी को? पेपर में आएगा तो लिख दोगे, टिक कराओगे, हाँ या ना? अच्छा, अभी रिसेंटली में मेरे पास एक स्टूडेंट का आया था मैसेज कि सर एचआरएम इंपॉर्टेंट है या नहीं। अब ये देखो, हमने अभी तक जो मॉडल डिस्कस करे वो बेसिक बिजनेस मैनेजमेंट में नहीं है। बाय चांस अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपको नहीं पता होता, आपने एचआरएम नहीं करी होती, तो आता आता क्वेश्चन आपका रह जाता। तो इसमें चीजें थोड़ी सी अलग है। तो मैं यही कहूंगा सभी बच्चों से कि एचआरएम को एज अ एक आप सब्जेक्ट ही ट्रीट करें, उसको पूरा अच्छे से पढ़े जैसे बाकी सब्जेक्ट्स को आप पढ़ोगे, ठीक है। ओके ओके, ये क्या आ गया सर? ये फुद्दू सा क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव? ये तो हमने कभी करे नहीं, पेपर में थोड़ी सर एक पूछा जाएगा। क्वेश्चन है। हाँ बताइए, बोलिए सर बोलिए। जो मैचिंग मॉडल है, जो मिशिगन मॉडल था, उसको बेस्ट बिल्कुल, फिट मॉडल क्यों कहते हैं? बेस्ट फिट मॉडल क्योंकि देखो, एक कंपनी का बेसिक बेनिफिट, सॉरी बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप बताइए एक बार। सर कंपनी का बेसिक ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट ही होता है। बस, मतलब अगर कंपनी प्रैक्टिकली सोचे तो वो क्या चाहती है, एक एम्प्लॉय क्या करे, अच्छे से आए, टाइमली आए, काम करे एफिशिएंटली, और कम से कम सैलरी में हमें अच्छी से अच्छी सर्विस दे दे, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। बाकी जो आपने तीनों अप्रोच पढ़ी, पहली अप्रोच थी हमारी सॉफ्ट, उसमें तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि भैया एम्प्लॉय ही गॉड है ऐसा मान लेते हैं। सेकंड थी हमारी कौन सी अप्रोच थी? सेकंड मैचिंग नहीं थी। थर्ड कौन सी थी अपनी? थर्ड इज वॉरविक। नहीं नहीं, वॉरविक से गेस्ट। पहले नाम गेस्ट। भूल गया मैं, गेस्ट दोबारा। गेस्ट मॉडल हाँ, गेस्ट गेस्ट मॉडल, मॉडल या गेस्ट मॉडल के हमने कर रहे थे, स्ट्रैटेजीज बना रहा था एचआर मैनेजर, उसमें भी क्या है, टाइम लगता।
अब मान लो स्ट्रैटेजीज बना दी, कोई एम्प्लॉय माने या कोई एम्प्लॉय ना माने। फिर लास्ट इज आपका कौन सा, वॉरविक। वॉरविक के अंदर भी हम क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मान लो एक्सटर्नल फैक्टर में कुछ ऐसी चीज आ गई जिसको हम कंट्रोल ना कर पाए। फिर बेस्ट फिट मॉडल इसलिए कहते हैं मैचिंग को, क्योंकि उसके अंदर सारा कंट्रोल हमारे पास है। जिस तरीके से, जिस पोजीशन पे हम चाहे एम्प्लॉय को काम करवा सकते हैं, जितनी देर के लिए चाहे काम करवा सकते हैं। एक स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन अप्रोच होती है किसके अंदर, मैचिंग में, जिससे क्या होता है, रिजल्ट सबसे ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव आते हैं। इसलिए इसको बेस्ट फिट कहा जाता है। ओके सर, क्लियर है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम। अब सर ये तो अभी हमने इतना भारी टॉपिक करा, तो सर ये कहां से आ गया? लास्ट ईयर बीएचयू में पूछ लिया था, क्या करा उन्होंने, 4 ऑब्जेक्टिव दे दिए, बोला कि एचआरएम का इनमें से चारों में से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब बच्चों जिसको ये ऑब्जेक्टिव पता थे वो तो कर गए, और मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट सबका गलत होता, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है जिसको बच्चे पढ़ते नहीं है, और वही पूछ लिया। मैंने वही कहा ना, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, वही चीज हुई। सबसे पहला, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ पीपल स्किल, मतलब जो आपका एम्प्लॉय है जितना उसका स्किल सेट है उसी के हिसाब से उसे पोजीशन दो जिसपे वो काम कर पाए। सेकंड इज प्रोविजन ऑफ ट्रेन एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉय। अच्छा, ये वाला पॉइंट कोई समझाएगा, सेकंड वाला? एनीवन? सेकंड पॉइंट, प्रोविजन ऑफ ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज, क्या होता है? सर अगर एम्प्लॉयज जो होंगे वो अगर मोटिवेटेड रहेंगे तो फिर वो कंपनी के ग्रोथ में और कंपनी के काम को इफिशिएंटली करेंगे, जिससे फिर कंपनी की ग्रोथ होगी, प्रॉफिट बनेगा। अच्छा, ये वर्ड प्रोविजन क्या है? सर स्ट्रैटेजी में भी। नहीं, तो एचआरएम आपने जो कहा वो गलत नहीं है, बट एचआरएम से रिलेट कैसे हो गया कि ऑब्जेक्टिव है? एचआरएम का ऑब्जेक्टिव ये थोड़ी होगा। वो तो आप एम्प्लॉयज की बता रहे हो कि ठीक है वो मोटिवेट रहेगा तो अच्छा करेगा। सर एम्प्लॉयज को इम्प्रोवाइज करने के लिए टाइम टू टाइम उसे ट्रेनिंग देना चाहिए और मोटिवेटेड के लिए कुछ मतलब करनी चाहिए कंपनीज को। मान लिया, ये भी मान लिया, पर ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मतलब गोल, ठीक है। एचआरएम का ये गोल थोड़ी है जो आपने बताया ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का, वो तो अलग से आएगा ना, इसके अंदर थोड़ी आएगा। प्रोविजन वर्ड, मेरी बात सुनो, अकाउंट्स में आप सबने प्रोविजन पढ़ा है, प्रोविजन क्या होता है? वाओ, व्हाट इज अ प्रोविजन? हिंदी में बताना, कोई डिफाइन मत चेप देना। बहुत बढ़िया, यही चाहिए। बताओ, व्हाट इज अ प्रोविजन? हाँ, सर फ्यूचर में होने वाले लॉसेस या लाइबिलिटीज को कंपनसेट के लिए जो हम रिजर्व बनाते हैं उसे प्रोविजन कहते हैं। ठीक है, मतलब आपने ये कह रहे हो ना कि आने वाली चीज के लिए, आने वाले खतरे के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। क्या है? प्रोविजन बनाते हैं। यहाँ पे भी वो यही कह रहा है। एचआरएम के अंदर, एचआरएम का एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो आने वाले समय के लिए, अब जितनी जितनी नई टेक्नोलॉजीज आएगी उस हिसाब से मोटिवेटेड और ट्रेंड एम्प्लॉयज क्या करेगा, एचआरएम बना के किसको देगा? कंपनी को। जिस तरह प्रोविजन फ्यूचर की लॉसेस के लिए बनता है, उसी प्रकार एचआरएम का एक ऑब्जेक्टिव है क्या कि, सॉरी, आने वाली जो हमारी नई टेक्नोलॉजीज है या नई हमारी टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको एफिशिएंटली अडेप्ट करने वाले एम्प्लॉयज को तैयार कौन करेगा? एचआरएम। हाँ या ना? क्लियर है सबको? प्रोविजन शब्द से, प्रोविजन वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? ठीक है, हाँ या ना? यस सर। ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड पॉइंट। 1 मिनट, साफ करें।
नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट है हमारा इंक्रीज एम्प्लॉयज जॉब सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जब भी आप किसी एम्प्लॉय को हायर करते हो तो एक एम्प्लॉय की खुद की भी तो कुछ डिमांड होगी, कोई एस्पिरेशन लेके आ रहा हो एक कंपनी के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम रिलायंस जैसी या टाटा जैसी बड़ी कंपनी में हमारी जॉब लगती है तो वहां से क्या एक्सपेक्ट क्या करते हो कि भैया सैलरी अच्छी हो, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा हो, ठीक है, लोग घुल मिल के रहे, टाइमली हमें बोनसेस वगैरह मिले, 1 महीने की छुट्टी मिल जाए, ज्यादा हो तो 2 महीने की मिल जाए। हाँ यही होता है तुम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो एक एम्प्लॉय डिजायर करता है कंपनी से। ठीक है, अगर इसके इन डिजायर्स के बीच में और कंपनी के जो गोल्स है, कंपनी का गोल है ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाना, अब अगर ये सारी चीजें हम एम्प्लॉय को दे देते हैं तो कंपनी को लॉस होगा। एचआरएम का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो ये गैप क्रिएट हो गया ना, इसकी एक्सपेक्टेशन और इसकी प्रोवाइडेंस में कंपनी और एम्प्लॉय की बीच में जो एक गैप हो गया, इसे कवर कौन करता है? एचआरएम। वो सारी तो नहीं बट कुछ चीजें जरूर प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को जिससे कंपनी को भी बेनिफिट हो, लॉस ना हो और एम्प्लॉय भी क्या रहे, सेटिस्फाई रहे। तो यही कह रहा है इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर सेटिस्फैक्टली कोई भी एम्प्लॉय काम करेगा तो कंपनी की एफिशिएंसी अपने आप ही ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट वन, कम्युनिटी एचआरएम पॉलिसीज टू ऑल। ये कम्युनिटी नहीं है, ये कम्युनिकेट है। ठीक है, कम्युनिटी के कम्युनिकेट एचआरएम पॉलिसीज टू ऑल। अब सिंपल सी बात है यार, कोई भी मैनेजर है, मान लो मैं ही एक मैनेजर हूं, ठीक है, मैं तुम सबको मैनेज कर रहा हूँ, मैं जो अपने डिसीजन है ना तुम पे थोप रहा हूँ, तुम्हारा कोई भी अप्रूवल या तुम्हारा कोई भी मैं व्यू पॉइंट देख ही नहीं रहा, मैंने कहा भैया ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है, मैं तुम्हारी अप्रोच या तुम्हारी एबिलिटीज को समझ नहीं रहा। अब यहाँ पे क्या होता है, कंफ्लिक्ट हो जाता है कि नहीं अपनी अपनी चलानी है तो भैया तुम करो, तुम्हारा काम जाने तुम जानो, हमें नहीं पता। एम्प्लॉय छोड़ के जाने की धमकी देते हैं किसको? कंपनी को। अगर अच्छा एम्प्लॉय है तो कंपनी सुनती भी है। वही चीज यहाँ पे होती है। तो एचआरएम का क्या रोल आ जाता है? एचआरएम कहता है कि जो हमने पॉलिसीज बनाई है उसको अच्छे से इंटरप्रिटेट किसको करता है? एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयज को समझाता है कि जो हमने पॉलिसीज बनाई है इसमें कंपनी एज वेल एज एम्प्लॉय दोनों का ही फायदा है, उसको अच्छे से मतलब मिस डायरेक्शन में नहीं जानता उन पॉलिसीज को। तो जो आपका फोर्थ ऑब्जेक्टिव वो क्या है? कम्युनिकेट द एचआरएम पॉलिसीज टू ऑल द एम्प्लॉयज। नेक्स्ट वन और लास्ट इज डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। लास्ट वाला कोई समझा दो भैया। वर्ड है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, क्या मतलब वो? क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कोई बताएगा? Sir, good working conditions, friendly environment. सर वर्किंग आवर्स जो है वो सही रखे जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत सर बढ़िया जा अधिक रहे हो। सर हाँ हाँ अधिक बोलो। रिवॉर्ड करना। रिवॉर्ड करना, ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा आप सभी बैंक्स गए, सारे बच्चे बैंक जाते हो पैसे जमा करवाने, पैसे निकालने? यस सर। जाते हो। आप एसबीआई में जाना पसंद करोगे या आईसीआईसीआई बैंक में? ICICI में। ICICI। अच्छा, क्यों ऐसे? सर सर एसबीआई में वहाँ लंच लंबी के लाइन बाद में आना खड़े लंच बोलते भी खड़े हैं। हुआ रहना रहता पड़ेगा। है। एग्जैक्टली, एसबीआई में बोल देते हैं सर देखो कितनी नफरत है भाई साहब। अच्छा, एसबीआई में बोल देते हैं भैया लंच के बाद आओ, मशीन काम नहीं कर रही, वो खाना खाने गया है, ठीक है, वो नीचे से आ रहा है अभी, अभी हमारे मैनेजर साहब आएंगे तब बात करेंगे, मतलब वो चीजों को टालते हैं। हाँ या ना? तो एज ए एम्प्लॉय एंड एज अ कस्टमर आप एसबीआई के अंदर काम करना कम पसंद करते हैं एज कंपेयर टू प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक कौन सा? आईसीआई। अब सर आप ये बताओ आईसीआईसीआई में आप क्यों जाना चाहते हो? बताओ। बेटर सर्विसेज।
कैसी बेटर सर्विसेज? सर टाइम कंज्यूमिंग कम लगता है कोई भी काम के लिए। मतलब समझा? मतलब कि सर पैसे ही जमा करने हो तो आसानी से जमा कर सकते हैं कंपेयरिंग वो टू तो है, एसबीआई बैंक। एसबीआई में भी हो जाता है वो तो, 2 मिनट फालतू सर लग जाएंगे। वहाँ भीड़ वहाँ ज्यादा होती है। भीड़ वहां ज्यादा होती है। अच्छा, हाँ। बाकी थोड़ा और, अब लड़िया लड़के कितना बढ़िया बता रहे, तू थोड़ा और इवेल्युएट कर, क्योंकि देख यार बैंक में तुम पैसे जमा करवाने ही जाओगे ऑब्वियसली, तो बहुत बेसिक चीज हो गई ना, बाकी और क्या? सर जैसे बोल अगर बोल। किसी को लोन के लिए जाना है, लोन हाँ ग्रांट करने के लिए, तो फिर अगर एसबीआई में जाएंगे वो लोग तो रहेंगे ही नहीं, वो लोग हमेशा डिले करते रहेंगे। आईसीआईसी बिल्कुल, में मे बी डिले नहीं करेंगे वो लोग और उसको जल्दी पास कर देंगे। बहुत बढ़िया पॉइंट बताया कि जो उसकी लोन की सर्विसेज है, ठीक है, लोन आईसीआईसी बैंक ज्यादा आसानी से प्रोवाइड कर देता है एज कम्पेयर टू एसबीआई। वो समझ में आता है, चलो ठीक है, गवर्नमेंट बैंक है, उसकी रूल्स रेगुलेशन फ्रेमवर्क अलग लेवल का है, थोड़ी इस पे रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है, ठीक है, बट उसके बाद भी जो वो कोलैटरल मांगते हैं ना, वो भी बहुत अच्छा है, उस पर इंटरेस्ट रेट वो भी बहुत ज्यादा है। तो इन सब चीजों से क्या है, प्राइवेट बैंक ज्यादा अच्छे से अपना गेम या अपनी, आप कह लो, मार्केट शेयर बना पाता है, ठीक है। वही चीज एक कंपनी के अंदर होती है। अगर आप किसी भी बंदे से पूछो कि भैया कौन से बैंक में काम करना है, एसबीआई या आईसीआई, क्या बोलेगा? आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई में जाओ, प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है उनकी, एक ड्रेस कोड होता है जो मैंने तो कभी पब्लिक सेक्टर बैंक में नहीं देखा। वहां भैया जो मर्जी है, कच्चे पजामे जिस जो पहन के आना, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ड्रेस कोड नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अप्रोच, कि आप अपने जो कस्टमर है उसे अप्रोच कैसे करते हैं, वही चीज होती है किसमें, पब्लिक सेक्टर में तो अप्रोच अच्छी नहीं है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। एसबीआई का और आईसीआईसीआई का कंपेयर कर लेना, जमीन आसमान का फर्क है। तो कोई भी कस्टमर हो या कोई भी एम्प्लॉय हो, वो किस में जाना चाहेगा? आईसीआईसीआई में, बिकॉज उसका जो वर्क लाइफ है, जो उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है, वो क्या है? अच्छी है। जो उनका उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उनकी जो मैनेजमेंट है, क्वालिटी, आपका वर्क बिल्डिंग है, सब कुछ ज्यादा है अच्छा, किससे? एसबीआई से या किसी भी कंपनी से, किसी भी पब्लिक कंपनी से। तो इसलिए प्राइवेट कंपनी में ज्यादा लोग घुसना पसंद करते हैं। ये वाला पॉइंट क्लियर सबको? फिफ्थ वाला, हाँ या ना? बताइए। यस सर। ठीक है, अच्छा, अभी तक हमने जो भी करा उसको दोबारा किसी ने कुछ पूछना है कि सर ये दोबारा समझाइए या ये नहीं आया? बताओ, कोई टॉपिक दोबारा करना है, ऑब्जेक्टिव्स तक? सर हाँ बोलो। सर ये जो लास्ट पॉइंट है इसमें क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ वाला, इसमें मतलब ये तो ओवरऑल काम, मतलब कंपनी के हेड का, मतलब एचआरएम का ये काम नहीं लग रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयज का होगा ना रिलेटेड। बहुत बढ़िया, आपने वो पकड़ लिया जो मैंने नहीं बताया, कि आपने सर सब कुछ बता दिया, बट एचआरएम तो इसमें घुसा ही नहीं है ना। अब मेरी बात सुनो, कोई भी जब कंपनी किसी भी बंदे को हायर करती है ना, तो वो ऐसे नहीं है कि भैया उसका कंपनी का मालिक हायर करता है, वो किसको बुलाता है? एचआरएम मैनेजर को, ठीक है। एचआर जो होता है वो कंपनी के एम्प्लॉय से पूछता है कि आप जो है हमारी कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। आप जब अपनी एक्सपेक्टेशन बताएंगे, वो क्या क्या होगी? भैया अच्छी जॉब हो, टाइम पे हमें वर्किंग आवर्स हमारे ठीक रहे, ज्यादा ओवर वर्क ना करवाया जाए, ठीक है, हमारे जो सोशो कल्चर एनवायरनमेंट होगा, मतलब जो एम्प्लॉयज का मतलब होता है ना, सबॉर्डिनेट टू सबॉर्डिनेट, या आपका सब एजेंट टू सब एजेंट, जो रिलेशनशिप है अच्छा, मतलब लोग अच्छे मिले, फ्रेंडली लोग मिले, आपका जो रिलेशनशिप बने उनसे वो अच्छा रहे, एनवायरनमेंट वर्किंग कंडीशन अच्छी रहे, क्लीन रहे, साफ रहे, वहां पे जो केसेस आते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के या वुमेन हरासमेंट के, वो ना हो। वो आप ये नहीं चाहते कि वुमेन और मेल में अनइक्वालिटी या कुछ भी किसी भी चीज की भेदभाव करा जाए। ये सब चीजें आप अपने एचआर को बताते हो। यही सारी चीजें एचआर अपने माइंड में रख के किसी भी कंपनी की एचआर पॉलिसीज बनाता है, प्लस किसी भी जॉब वाले को जॉब प्रोवाइड करता है। अब ऑब्वियसली अगर एसबीआई वाला एचआर बोल देगा कि भैया नहीं,
हम तो ये सारा कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉय है वो खुद ही मना कर देगा, हम नहीं इस पे जो काम करेंगे इस कंपनी में, एज कंपेयर टू जो एचआर ये सारी पॉलिसीज बनाएगा, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रख के ऑब्वियसली कोई भी एम्प्लॉय खुशी खुशी उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहेगा। अब समझ में आया कि एचआर का इस वाले में क्या रोल होता है, वर्क लाइफ वाले में। जी खुशी बताओ। हाँ सर ठीक है। ओके अच्छा, बाकी और किसी को कुछ पूछना है? बाकी बच्चे? हाँ बताओ भाई। आ गया समझ में या दोबारा करना है? शुभम मिश्रा इज लेफ्ट। अरे हाँ ना, आगे बढ़ू या नहीं बढ़ू बताओ ना, या सुट्टा ब्रेक मारने चले गए सबके सब? हाँ क्लियर है सर ये चीज ना। ओके अच्छा, और मैं कैसा पढ़ा रहा हूं? मैं कैसा पढ़ा रहा हूं? यार बड़े गंदे हो यार, इसका तो रिप्लाई चाहिए था। A1 बोल के दे, ऐसे नहीं सर गंदे। बढ़िया। हाँ सर बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, ये बोल दिया करो अपने आप, मेरे पूछे बिना सर आंसर नहीं, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, बोल दिया करो अपने आप, खुशी मिलती है यार अंदर से। आओ नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रेटेजिक एचआरएम, दैट इज SHRM। सर ये क्या होता है? अब इसकी चीज थोड़ी अलग है। देखो, it is a function of management which entails development of policies, program and practices to human resource which are then aligned with business strategy। अब बच्चा ध्यान से सुनना, जो ये वाला पॉइंट है यहां से लेकर यहां तक, ये तो सर HRM हो गया कि हमने क्या करा, पॉलिसीज बनाई ताकि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी क्या हो, डेवलपमेंट हो पाए। सिंपल यही होती है हमारी HR मैनेजमेंट, ठीक है, which are then aligned with business strategy। एक बिजनेस की क्या स्ट्रेटेजी रहती है कि भैया कॉस्ट कम, ठीक है, और प्रॉफिट ज्यादा। सिंपल, कॉस्ट कम प्रॉफिट ज्यादा। जब भी हम HRM को प्रोसीड करते हैं, मतलब जब भी हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं किसी कंपनी का, क्या ध्यान में रखते हुए कि हमें एम्प्लॉय कम से कम हायर करने हैं, बट जो एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं ना वो क्या करें, क्वालिटी अच्छी दे, अच्छे पढ़े लिखे, ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो उनकी आप कह लो एजुकेशन, ताकि वो कंपनी को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे पाए। जब भी ये हो जाए ना कि हमने HR मैनेजमेंट करी है विद रिलेशन टू अ बिजनेस स्ट्रैटेजी, तो वो कैसी मैनेजमेंट कहलाएगी, स्ट्रैटेजिक HRM, सोची समझी गई प्लान्ड HRM, बिजनेस स्ट्रैटेजी को दिमाग में ध्यान में रखी गई HRM, ये होता है स्ट्रैटेजिक HRM। इसको दोबारा पूछना है? सर सर नहीं आया, दोबारा बता। सर दोबारा बता। क्या हूं क्या पता, हाँ या ना बता, दोबारा बताओ ना। ओके, आपने HRM क्या होता है पहले वो बताओ मेरे को, HRM क्या होता है? हम्म, बोलिए बोलिए, व्हाट इज HRM? Improvisation of human resources। समझाना है कि क्या बता रहा है, मैं ऐसे बताऊं फिर तुम तो सर खा जाओ मेरा कि सर क्या बोल दिया आपने, तो मुझे भी तो ऐसे समझाओ, व्हाट इज HRM?
सर मैन पावर को इम्प्रूवमेंट के लिए मैनेज करना HRM कहलाता है। ठीक तो नहीं है। राइट पर्सन एट राइट टाइम फॉर द राइट पोजीशन। चलो ठीक है, इस पे आते हैं। अब पीयू ने मेरे को बताया कि सर हम क्या करते हैं, HRM के अंदर एक बंदे को उठाते हैं, ठीक है, उसके जितने भी स्किल है उनको एनालाइज करते हैं और उसको उसके स्किल के हिसाब से उसको पोजीशन दे देते हैं। बढ़िया, वेल एंड गुड। अब मेरा पीयू से एक सवाल है कि उस बंदे को सेलेक्ट करने में, ठीक है, उस बंदे को सेलेक्ट करने में आपका कितना कॉस्ट लग जाएगा? क्योंकि भैया आपको कैसे पता कि वही बंदा है और कोई नहीं है? ऑब्वियसली आप क्या करोगे, उसकी एनालिसिस करोगे। बहुत सारे लोग एक ही जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, उस जॉब के लिए अप्लाई करने के बाद उसका क्या होता है, उनका क्या होता है, सिलेक्शन। अगर आप सभी ने पढ़ेंगे मैनेजमेंट में, अगर जब क्लासेस होगी बिजनेस मैनेजमेंट में, आपका स्टाफिंग जो चैप्टर है उसके अंदर आता है, ठीक है, आप क्या करोगे, उनकी सिलेक्शन करोगे। उसके बाद एट द एंड आप उसका स्किल सेट देखोगे कि भैया ये हमारे जो टेस्ट है, जो हमें एक्सपेक्टेशन है, उस पर खड़ा उतर भी रहा है या नहीं। उसके बाद आप फिर क्या करोगे, उसको अपना भैया पेपर थमाओगे, सर्टिफिकेट थमाओगे कि भैया ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें सारी नेगोशिएशन आपकी सैलरी से रिलेटेड और वर्किंग आवर सब कुछ उसमें है, साइन मारो और खत्म। ये किसका काम है? HR का। ये पूरा प्रोसेस आपका स्टाफिंग है और लास्ट में HR का काम आ जाता है कि भैया उसने ह्यूमन रिसोर्स को क्या करा, सेलेक्ट कर लिया और उसको उसकी स्किल के हिसाब से जॉब प्रोवाइड कर दी। अब इतना लंबा जब प्रोसेस चला तो खर्चा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ये बताओ मेरे को। यस सर, हुआ होगा। यस सर। ऑब्वियसली यार, जब इतनी सारी चीजें हुई, इतने सारे प्रोसेस के बाद हमने क्या करा, एक बंदे को सेलेक्ट करा, ठीक है, ताकि हम उसको जॉब प्रोवाइड कर पाए, तो खर्चा तो हुआ होगा। जब हम स्ट्रैटेजिक HRM मतलब SHRM की बात करते हैं, उसके अंदर जो इतने सारे स्टेप्स है ना, हम सबको फॉलो नहीं करते। हम क्या करते हैं, कुछ गिने चुने लोगों को ही सबसे पहले तो बुलाते हैं, उसके बाद उनमें उनका ही इंटरव्यू लेते हैं और उनमें से ही सेलेक्ट करते हैं, जिसका मेन और एक ही फोकस है क्या, कॉस्ट कम करना। कि भैया बिजनेस को फायदा कैसे पहुंचे, बिजनेस की क्या स्ट्रैटेजी है, भैया पैसा कमाना है, पैसा कैसे कमाएगा, थ्रू HRM। ऑब्वियसली कॉस्ट कम करके, और कोई तरीका नहीं है। HRM में कुछ प्रोडक्ट बन रहा है क्या, या कुछ सर्विस दे रहे हैं क्या, या कुछ हमें माल बेच रहे हैं क्या? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, बंदे को हायर कर रहे हैं, बल्कि बंदे को पैसा देना है। तो जो हायरिंग प्रोसेस है, अगर हम उसको थोड़ा सा कम, महंगा या सस्ता बना देंगे तो उसका बेनिफिट डायरेक्टली बिजनेस को मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताओ। बोलो। यस सर, मिलेगा। मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। वही चीज की हम प्लानिंग और स्ट्रैटेजी किस में बनाते हैं, स्ट्रैटेजिक HRM में। बिजनेस की स्ट्रैटेजी को अलाइन, मतलब उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, HRM का पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। मतलब हायरिंग का प्रोसेस हम बिजनेस स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए जब करें, कीवर्ड क्या है, बिजनेस स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखना, अलाइंड विद बिजनेस स्ट्रैटेजी। जहां ये शब्द देख लो, आपका क्या है, SHRM की बात करी जा रही है उस क्वेश्चन के अंदर। सॉरी, क्लियर है सभी को, हाँ या ना? यस सर, क्लियर है। ठीक है, अच्छा, किसने पूछा था? खुशी ने पूछा था शायद। दोबारा के लिए। खुशी आपने पूछा था? नहीं सर, हम नहीं पूछे थे, पर आ गया। मतलब चल ठीक है, आ गया ना, बढ़िया। चलो, जिसने पूछा था उसको भी आ गया होगा, क्योंकि उसका दोबारा से क्वेश्चन नहीं आया है। चलो ठीक है, ओके, नेक्स्ट 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 वन। इट्स प्राइम पर्पस इज टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। अब ध्यान से देखो क्या लिखा है वर्ड, कि भैया हमने इंप्रूव करनी है किसकी परफॉर्मेंस, बिजनेस की, एंड मेंटेन द कल्चर ऑफ दैट व्हिच इंकरेज इनोवेशन एंड वर्क्स कंटिन्यूअसली टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो यही बोल रहा है कि हमने ऐसे एम्प्लॉय को हायर करना है जो सस्ता मिले, अच्छा मिले, टिकाऊ मिले और हमें कंपनी को मतलब ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज प्रोवाइड कर पाए बाय प्रोवाइडिंग हायर लेवल ऑफ सर्विसेज। क्लियर है? व्हाट इज SHRM?
पेपर में आएगा, इतना कुछ लर्न नहीं करना, एक शब्द लर्न करना है, क्या? अलाइंड विद बिजनेस स्ट्रेटजी, खत्म। जहां देख लो SHRM की बात करी जा रही है, इससे ज्यादा ना कम। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन। ओ वाह, ये क्या आ गया सर? द ARDM मॉडल या द डायग्नोस्टिक मॉडल। अच्छा, वर्ड यहाँ पे बहुत अच्छा सा आ गया, डायग्नोस्टिक। इसको मतलब पता है यहाँ पे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड डायग्नोस्टिक? बताओ। सर बीमारी का इलाज करना। नहीं, तो ट्रीटमेंट क्या होता है? सर दवाई डिटेक्ट देना। करना। डिटेक्ट करना, और थोड़ा बढ़िया, डिटेक्ट करना, ठीक है। जिसने बताया उसको एक गिफ्ट। डिटेक्ट करना क्लोज है, बाकी सर प्रॉब्लम डिटेक्ट करना। किस चीज को डिटेक्ट करना? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना। ओके, ठीक है, ठीक है। स्नेहल, स्नेहल वैसे तो ठीक है डिटेक्ट, और शुभम आपका भी, तो दोनों के मुंह में घी शक्कर, यही आपका गिफ्ट था। आओ, द डायग्नोस्टिक मॉडल, द ARDM मॉडल। बेसिकली इस मॉडल के अंदर आप सभी ने सही बताया, डायग्नोस्टिक का मतलब है किसी भी चीज को पहचानना, उसको ऑब्जर्व करना, उसका कंक्लूजन निकालना, कुछ भी कह लो कि हमने इस चीज को ऑब्जर्व करा, सब कुछ देखा, भाला, जाना, और उसके बाद एक चीज बता दे कि ये हो, तो हमने बेसिकली क्या करा? उसको डिटेक्ट करा। ठीक है। इस मॉडल के अंदर या इस अप्रोच के अंदर भी हम यही चीज कर रहे हैं। कैसे, वो बताओ सर। देखो, सबसे पहले इसको थोड़ा साफ करते हैं। It is the most effective strategy in the process of HRM, which focuses on all the external as well as internal influences upon the organization. तो ARDM मॉडल में हम क्या करते हैं? जितने भी एक्सटर्नल, जो हमने ऊपर भी पढ़े थे, और इंटरनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को जो इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको क्या करते हैं? पहचानते हैं। मतलब क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, डायग्नोस करते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है? द डायग्नोस्टिक मॉडल। दोबारा बोल रहा हूं, क्या करते हैं इस अप्रोच के अंदर? ARDM अप्रोच के अंदर जो भी फैक्टर एक कंपनी को अफेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, उनको डिटेक्ट करते हैं, उनको पहचानते हैं। ये बात घुसी या नहीं घुसी, बताओ। कीवर्ड समझ में आया? डिटेक्शन ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन। बताओ, हाँ या ना? यस सर, क्लियर है। क्लियर है? ओके, नाइस नाइस नाइस, ठीक है। अब सर, ये ARDM की फुल फॉर्म भी बताओ, ये भी पूछी जाती है काफी, सवाल है। यस सर, ओके। यार वैष्णवी, यार तुम बड़े चुप चुप रहते हो यार, बोलती नहीं है, सीरियस होगी पढ़ाई में। ओके, HR जो ARDM है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले A एक्वायरिंग, R रिवॉर्डिंग, D डेवलपिंग, M मेंटेनिंग। अब जो ये नाम है ना, सिर्फ नाम पे मत जाना, इसके मीनिंग अलग है, ठीक है? आओ, लर्न करना है ARDM की फुल फॉर्म, एक्वायरिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग। अब सर इनको पढ़ाओ और इनको एक्सप्लेन करो।
सबसे पहला हमारा ए आता है एक्वायरिंग के लिए। क्या मतलब है एक्वायरिंग का? किसी बंदे को काम पे रखना, एक्वायर करना, किसी भी चीज को अपने पास लेना, प्रोक्योर करना, खरीद लेना, कुछ भी। एक्वायर का मतलब यही तो होता है कि भैया उसका जो ओनरशिप है अब हमारे पास आ गया, वही चीज यहाँ पे होती है। एक्वायरिंग एचआर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एचआरएम। Thus, it is very important to collect all the resources which are necessary for perfect HRM. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जो ये वाली अप्रोच है इसको बेस्ट अप्रोच भी इसलिए कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ही तरीके से काम करते हैं। सबसे पहला, किसी भी HRM को सक्सेसफुल बनाने का सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप बताइए। एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को सबसे पहले सक्सेसफुल बनाने का पहला स्टेप क्या होगा? सर एक अच्छे एचआर को हायर करना। बहुत बढ़िया, सिंपल। भैया अच्छे एचआर को हायर करोगे तो उसका फायदा ऑटोमेटिकली कंपनी को होगा। अच्छा एचआर मतलब पढ़ा लिखा, स्मार्ट, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, लोगों से बातचीत कर सकता हो, लोगों की अकड़ तोड़ सकता हो। मतलब क्योंकि होता ये है कि आप नेगोशिएट अच्छे से कर पाओ, तभी आप एक अच्छे एचआर बन पाओगे। ये नहीं कि भैया बाहर से बंदा आया, भले ही उसके पास कितने स्किल्स है, मुंह मांग के अपनी कुछ भी सैलरी मांग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। कंपनी की पॉलिसीज को ध्यान में रख के आप किसी बंदे को हायर करते हो तो एक अच्छा एचआर को एक अच्छा नेगोशिएटर होना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे एचआर के लिए कोई जा रहा है? एनीवन इंटरेस्टेड इन एचआर? हाँ या ना तो बोल दो सर नहीं। चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप आर दैट इज रिवॉर्डिंग। In HRM, the job should be provided according to the skill level of the HR so that it can be performed efficiently. अब देख रहे हो बच्चा, यहाँ पे रिवॉर्डिंग का क्या मतलब होता है कि भैया एक बंदे ने काम अच्छा करा तो उसको हमने कुछ इनाम दिया। यहाँ पे वो मतलब नहीं है। इसके अंदर रिवॉर्ड का एक मतलब है क्या, कि जो एचआर किसी भी जिस चीज में वो अच्छा है उसको पहले शुरुआती दिनों में उसको वही जॉब या वही पोजीशन प्रोवाइड करी जाए या रिवॉर्ड करी जाए। रिवॉर्ड का यहाँ पे ये मतलब है क्या, प्रोवाइड करना, ना कि उसे इनाम देना। फर्क है दोनों बातों में। क्लियर है सभी बच्चों को? रिवॉर्डिंग बताओ, हाँ या ना? सर दोबारा बताइए। हाँ सर। ओके, वेल डन। रिवॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट हमारा आता है डेवलपिंग। अच्छा, स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही? ठीक है, टेम्पो सही है पढ़ाने का? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज डेवलपिंग। It is necessary to develop the well-oriented environment and the culture within the organization so that every individual can perform his duties securely without having issues, so that organization operations don't get affected by any internal factors. अब डेवलपिंग जो यहाँ पे शब्द है, मतलब जो डी है ARDM में, वो किससे डील करता है? वो सिंपल सा ये बोलता है कि अंदर में, किसमें, कंपनी के अंदर में जितने लोग काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एचआर, इंक्लूडिंग एम्प्लॉय, इंक्लूडिंग सीईओ, जो भी बंदा हो कंपनी के अंदर जो काम कर रहा हो, वो क्या करे, हार्मनी या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे से काम करे, एक दूसरे के साथ काम करे, प्लस एक दूसरे की जो अप्रोच है या जो उनकी वैल्यू है एज अ पोजीशन वाइज एंड एज वेल एज अ ह्यूमन वाइज, की मतलब होता है ना कि मेरा माइंडसेट ये है क्या मैं इस गोल के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा हूँ, उसकी रिस्पेक्ट करे। ठीक है, वो ये नहीं होना चाहिए कि भैया नहीं तू मेरे से छोटा है, मेरे से छोटी पोजीशन पे काम कर रहा है तो तू मेरे अंडर है, मेरी सारी बातें माने। ये अप्रोच गलत है। डेवलपिंग जो हमारी चीज है ARDM के अंदर, वो इसी बात का ध्यान रखती है कि जितने भी एम्प्लॉयज है वो हार्मनी के साथ अपना काम करे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, सिंपल। ताकि यार ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब इंटरनल सब चीज होगी,
ठीक है, तभी तो वो आगे बढ़ पाएगी, तभी तो एक्सटर्नल फैक्टर से वो ऑर्गेनाइजेशन लड़ पाएगी। ऑब्वियसली यार, एफिशिएंट अगर आपके एम्प्लॉयज होगे ना, तो आपको कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए आप उसको कवर कर लो। वही चीज यहाँ पे कह रहा है, किसके अंदर, डेवलपिंग के अंदर। क्लियर है ये वाला डेवलपिंग? Yes, sir. Okay. Next one. Next one is maintaining. What is maintaining? How? Confident and skilled workforce is necessary for the organization. It can only work efficiently. Thus, a productive environment of work should be provided to the HR. अब सर मेंटेनिंग का मतलब क्या? मेंटेनिंग का मतलब तो होता है किसी भी चीज को सही सलामत रखना। यहाँ पे तो वो नहीं है। मेंटेनिंग हो रही है, बट किस चीज की? एचआर के कॉन्फिडेंस लेवल एज वेल एज उसके स्किल्स। अगर कोई एचआर, मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, या आप एआई से रिलेटेड इंजीनियर हायर कर रहे हैं। अब भैया एचआर है आपका 20 साल पुराना, एआई के बारे में शायद ही उससे ज्यादा नॉलेज ना हो। अगर उसे नॉलेज नहीं है तो उसको क्या करी जाए? उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए, ताकि जब वो एआई से रिलेटेड इंजीनियर को हायर करेगा तो उससे सही सवाल पूछ पाए, प्लस उसका सही रेट लगा पाए। कि वो ये नहीं भैया वो बोल दे भैया मुझे तो एआई आता है तो मैं तो इतना रुपए मांगूंगा। एचआर नेगोशिएट कब करेगा? जब उसे उस पोजीशन की या उस लाइन ऑफ वर्क की नॉलेज होगी। वही चीज एक ऑर्गेनाइजेशन ध्यान में रखती है कि जो हमारा एचआर है वो दूसरों को हायर करेगा, तो जो हमारा एचआर है वो क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंट नहीं होना चाहिए, उसे सब कुछ आना चाहिए, सभी स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए, सभी लाइन ऑफ वर्क के बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता, उसकी ट्रेनिंग करवाओ, उसका स्किल सेट बढ़ाओ, उसका कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन करो। क्लियर है? यहाँ पे मेंटेन का मतलब कॉन्फिडेंस लेवल एंड स्किल वर्कफोर्स, स्किल ऑफ दैट पर्टिकुलर एचआर। क्लियर है? हाँ या ना? बताइए। जी, दोबारा समझना। आ गया? नहीं आया? बताओ। यस सर। अरे देख, ऐसे मर मर के तो बोल मत, ठीक है? यस सर। सर आ गया। हाँ, ये बात ठीक है, दहेज मांग लिया मैंने तरह से। यस सर, जोर से बोल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एआरडीएम मॉडल का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पूछ लिया जाता है कि सर एआरडीएम, यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ पे ए है, ये बोलना पड़ेगा, बड़ी मिस्टेक्स होती है। ठीक है, द एआरडीएम मॉडल इंक्लूड्स 4 स्पेसिफिक स्टेप्स। सबसे पहले डायग्नोसिस। क्या होता है एआरडीएम के अंदर? सबसे पहले क्या करते हो कि जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसे डिटेक्ट करते हो कि हमें ऐसा एचआर चाहिए या ऐसी मैनेजमेंट चाहिए, तो उसके हिसाब से हम क्या करें? एचआर को हायर करें। सबसे पहला स्टेप। सेकेंड इज प्रिस्क्रिप्शन। अच्छा, क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन? क्या होता है? व्हाट इज द मतलब ऑफ प्रिस्क्रिप्शन? सोल्यूशन। नहीं, और कुछ? अब मैं यही बोलूंगा, इसका सॉल्यूशन निकालो, इसका प्रिस्क्रिप्शन निकालो, ये बोलूंगा। और कुछ बताइए। तो सर किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालना, जैसे डॉक्टर कोई दवा लिखता है उस पर प्रिस्क्रिप्शन देता है कि ये करो ये मत करो, सर उसी को प्रिस्क्रिप्शन अब बोलते हैं। देखो, सॉल्यूशन में नहीं कहूंगा, क्यों? सॉल्यूशन, अब भैया डॉक्टर ने पर्चा लिखा तो प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर ने स्टेप्स बताए, दवाइयों के क्या बताए? नाम बताए, स्टेप्स बताए कि ये दवाइयां आपको लेनी है। सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ? भैया आप ठीक हो गए, पर्चे में लिख दिया, आप ठीक हो गए। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि उसने आपको चीज करनी बताई, ये स्टेप्स बताए, ठीक है? आपने वो क्या करे, वो स्टेप्स को पहचान लिया कि भैया सबसे पहले अच्छा एचआर मैनेजर चाहिए, सॉरी एचआर मैनेजर अच्छा चाहिए, ठीक है? स्टेप्स क्या है? अच्छी जो रिक्रूटमेंट करनी है उसको स्टेप्स या उसको एक्शन में लाने का स्टेप्स क्या है, वो हमने किसमें जाना? प्रिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन। जो यहाँ लिखा गया, जो दवाइयों के नाम यहाँ पे लिखे गए, वो हमने क्या करा? मेडिकल शॉप पे गए, दवाइयां ली और उन्हें क्या करा? पानी के साथ
कटक लिया, वही चीज यहाँ पे होती है। जो स्टेप्स हमने एक अच्छी एचआरएम के लिए लिखे किसमें, प्रिस्क्रिप्शन में, अब उन्हें क्या करा, इम्प्लीमेंट करा, लागू करा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। एंड लास्ट वन इज इवैल्यूएशन की डॉक्टर कहता है ना कि भैया एक हफ्ते बाद दोबारा आना हमें दिखाने के लिए, ताकि जो हमने दवाइयां लिखी उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे क्या हुआ, अच्छा गया, बुरा गया, ठीक हो गए, नहीं ठीक हुए, ज्यादा तेज और तबीयत बिगड़ गई, क्या हुआ, जो भी हुआ उसको क्या करा गया, इवैल्यूएट करा गया, उसको अच्छे से उसकी जांच पड़ताल करी गई। एचआरएम के अंदर भी वही होता है। हमने जब क्या करा, प्रिस्क्रिप्शन करा, स्टेप्स लिख दिए, उनको इम्प्लीमेंट कर दिया, अब उसे क्या करते, इवैल्यूएट कि जो हमने एचआर हायर करा है वो हमारी उम्मीदों पे खड़ा उतर रहा है या नहीं उतर रहा, उसको क्या करा, उसकी परफॉर्मेंस को पिछले एचआर के साथ इवैल्यूएट करा, कंपेयर करा, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो पाए। ये 4 स्टेप होते हैं किसके अंदर, एआरडीएम में। और एआरडीएम की फुल फॉर्म, एआरडीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, सर व्हाट इज द फुल फॉर्म, एक्वायरिंग, रिवॉर्डिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग। रिवॉर्डिंग और डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग। डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये वाला समझ में आया, एआरडीएम से रिलेटेड किसी को कोई सवाल, 4 चीजें पढ़ी है इसके अंदर, दोबारा पूछना है पूछ लो। सर सर ये जो स्टेप्स है इसका एचआरएम से रिलेटेड रिलेशन बता दीजिए। खुशी आपके ना थोड़ी सी वॉइस ब्रेक हो रही है, आप लिख दीजिए एक बार। सॉरी। दो मिनट, खुशी का एक क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। स्टेप्स एचआरएम को रिलेट करके एग्जांपल के साथ, ठीक है। अच्छा खुशी, आज से आप रिलायंस इंडस्ट्री की मालिक है, यू आर द न्यू चेयरपर्सन एंड एमडी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। अब अपनी कंपनी को चलाने के लिए आपने जो पुराने जितना स्टाफ था उसे निकाल दिया आपने करा, सबसे पहले किसको हायर, अब स्टाफ को कौन हायर करता है, एचआर, तो सबसे पहले आपने किसको हायर करा, एचआर, ठीक है, किसको हायर करा, एचआर। तो आपने सबसे पहला स्टेप आपने किसको फॉलो करा, एआरडीएम मॉडल को, क्योंकि बेस्ट मॉडल है एचआर के लिए। तो आपने सबसे पहले क्या करा, एक्वायर करा सबसे अच्छा एचआर, इसमें ए के अकॉर्डिंग में। अब जब आपने ये एक्वायरमेंट करी तो आपने पहले सबसे पहली चीज क्या ध्यान में रखी, डायग्नोसिस। आपने क्या दिमाग में रखा कि सर मुझे जो अपना एचआर चाहिए ना वो बेस्ट हो, सबसे बढ़िया। आपने पूरी मार्केट जितने एचआर थे सबको सर्च करा, अच्छे से डायग्नोस करा कि एक अच्छा एचआर ही मुझे अच्छे एम्प्लॉय दिला पाएगा, तो मैंने पूरी मार्केट को सर्च करा, सबके टेस्ट किए सारे एचआर, ठीक है। आपका एक्वायरिंग हो गई। देन एक्वायरिंग करते वक्त आपने क्या क्या चीजें याद रखी होगी, सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन। आपने क्या रखा होगा कि भैया एचआर में ये क्वालिटी हो, ये क्वालिटी हो, ये इतना पढ़ा लिखा हो, इतनी डिग्रीज हो, ये उसको आता हो, अच्छा नेगोशिएटर हो, अच्छा कम्युनिकेटर हो, सब कुछ लिख दिया आपने किसमें, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिया, इंटरव्यू, मतलब इंप्लीमेंट करा उस चीज को।
आपने उसको क्या करा, इम्प्लीमेंट करा। अब आपने अच्छा एचआर हायर कर लिया। अब जब आप रिलायंस इंडस्ट्री की मालकिन बनी, आपने इस वाले एचआर को जो आपने हायर करा और जो पिछला एचआर था जो मुकेश जी ने रख रखा था, उसकी परफॉर्मेंस दोनों की क्या करी, कंपेयर करी और देखा कि भैया हमारा एचआर तो नासमझ है, उसने उतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी ही नहीं जितना मुकेश वाले ने, जो मुकेश जी का एचआर था, दी है। अब आपने क्या करा, इसको पूरा इवेल्युएट करने के बाद अपने एचआर को टर्मिनेट कर दिया और दूसरे एचआर के लिए दोबारा से क्या करा, यही 4 स्टेप, डायग्नोसिस, प्रिस्क्रिप्शन, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन को दोबारा से करा। ठीक है। अब सर आपने तो ये सारे स्टेप एक पे ही कर दिए, जो बाकी है आर डी एम उन पे तो कुछ नहीं करा। मेरे को एक बात बताओ, ये सारे जो स्टेप्स है ये कब तक काम करेंगे, जब तक क्या होगा, एक्वायर होगा। आर डी एम वो तो भैया एचआर के साथ में होते हैं, एचआर के लिए नहीं होते। एचआर के साथ में मतलब भैया रिवॉर्ड किसको मिलेगा, एचआर जब हायर कर लोगे उसके बाद ही उसे पोजीशन दोगे। डेवलपमेंट किसकी करोगे, एचआर की। एचआर की डेवलपमेंट करने का मतलब आपने एचआर को हायर कर लिया, उसको मेंटेन किसको करोगे, मेंटेन एचआर को। एचआर को मेंटेन करने का मतलब आपने उसको हायर कर लिया। तो ये 4 स्टेप्स है ना, ये चारों, ये आपके कब तक काम करेंगे, जब तक आपका एचआर क्या आना हो जाए, एक्वायर। जो आर डी एम है ये तीनों इसके बाद काम करते हैं, ना कि इससे पहले। क्लियर है आपको एग्जांपल जो मैंने अभी दिया। स्टेप्स में एंड एचआरएम को जो एआईडीएम मॉडल खासकर मैंने रिलेट करा है, तो क्लियर है या नहीं। हाँ आ गया सर, ओके नाइस। सो आई हैव अ बोलिए, डाउट। या बोलिए। सर सर ये जो इवैल्यूएशन प्रोसेस स्टेप है जहाँ पे हम दोनों एचआर की वो क्वालिटीज को या फिर उसके परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं, तो सर उस समय हमने उसे एचआर की पोजीशन नहीं दी है। इवैल्यूएट करते वक्त हमने क्या करा, एचआर की पोजीशन उसे दे दी है, उसको एचआर की पोजीशन हमने दे दी है। आप इवैल्यूएट किस चीज को करोगे, जब उसकी परफॉर्मेंस आ जाएगी ना। तो परफॉर्मेंस आने का एक ही मतलब है कि हमने उसे एज ए एचआर हायर कर चुके हैं, उसने परफॉर्मेंस कर दी है, उसने 1 साल या 6 महीने हमारे अंडर में काम कर लिया है, उसके बाद ही तो आपने क्या करा, उसकी और दूसरे एचआर की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करा है। यस सर। सर जैसे क्लियर है, हमने आपने कहा कि उसको पोजीशन दे दी, ठीक है, तो बिल्कुल। लेकिन हम रिवॉर्डिंग में उसको पोजीशन दे रहे हैं ना सर, जो हमारा मैंने, सेकंड है। अच्छा एक मिनट, अब यहाँ पे मैं समझ गया, थोड़ा सा आप कहाँ हाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। 1 मिनट, ठीक है। आप अभी क्या कर रहे हो पता है, सबसे पहले ए लिया, उसके बाद ए करते वक्त हमने डायग्नोसिस करा और प्रिस्क्रिप्शन करा और इम्प्लीमेंटेशन करा। ए के बाद ये 3 आ गए, ठीक है। नेक्स्ट वन हमने क्या करा, आर, उसके अगला क्या करा, डी, लास्ट वन क्या करा, एम। एंड एट द एंड ऑफ दिस होल प्रोसेस हमने क्या करा, इवेल्युएट। हाँ सर, मेरा यही डाउट था ना कि आपने एक्वायरिंग में ही वो 4 के 4 बता दिए थे। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये क्लियर है। यस सर। ओके, मुझे लग रहा था ये आएगा और आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया सॉल्व, क्या दिक्कत है। ओके, बाकी किसी का कोई सवाल। एआरडीएम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, इसलिए पूछ रहा हूं बार बार, इसको दोबारा समझना है, जो सारे पॉइंट्स बताए हैं। ऑल ओके, ओवर एंड आउट, बढ़िया। लास्ट वन, द व्रियो फ्रेमवर्क। क्या होता है सर।
It is an internal analysis tool used by the organizations to categorize their resources based on certain traits outlined in the framework. अब एक सच्ची बात बताऊं तो मुझे भी कुछ नहीं समझ में आया, तो कोई बच्चा समझाओ मेरे को ये क्या लिखा है, मेरे को नहीं आया समझ में। मेरे को पता है होता क्या है, बट जो लिखा है इसके तो मेरे तो खुद के तोते उड़ गए। तो आप बताइए। ट्राई तो करो, क्या होगा? डांट खा लोगे, उससे ज्यादा क्या होगा? मार थोड़ी लूंगा मैं, ऑनलाइन है। बताओ। तो प्रियो सर ये फ्रेम हाँ एक एनालिसिस टूल जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो कैरेक्टर तो सर जो आउटलाइन होते हैं ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया है। मैं थोड़ा और कर देता हूँ, रिफाइन कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो व्रियो फ्रेमवर्क जो हमारा फ्रेमवर्क है ना, उसमें बेसिकली किसकी बात हो रही होती है? रिसोर्सेज। ठीक है। अब सर रिसोर्सेज, अब अगर हम एचआर में पढ़ रहे हैं तो सर सारे रिसोर्सेज या सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स? इसमें सारे रिसोर्सेज आते हैं। रॉ मटेरियल आपका ह्यूमन तो आता ही आता है, ठीक है, प्लस आपका जितना रॉ मटेरियल लग रहा है, आपकी लेबर लग रही है, आपका कितनी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस लग रहे हैं, सब कुछ वो इस रिसोर्सेज के अंदर हम गिनते हैं। ठीक है, देखो, इट इज एन इंटरनल एनालिसिस टूल, सबसे पहला कीवर्ड है, used by organization to categorize their resources। क्या हो रहा है यहाँ पे? resources की categorization based on certain traits outlined in the framework। अब सर ये वाली लाइन तो फुद्दू बनाने के लिए, इसका कोई मतलब ज्यादा नहीं है। ठीक है, certain traits बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जब हमने चैप्टर शुरू करा एक लाइन पढ़ी थी, क्या? ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ या ना? तो सबसे पहले हमने क्या करा, रिसोर्सेज की जो लिस्ट है ना उसमें एचआर को सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद हमने क्या लिखा? रॉ मटेरियल। ऑब्वियसली भैया ह्यूमन रिसोर्स क्या बनाएगा जब तक हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है? जरूरी है। फिर क्या करा हमने? जो हमारी लॉजिस्टिक्स थी, लॉजिस्टिक्स क्या होता है, कोई बता सकता है? लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट क्या करता है कंपनी के अंदर? पता होना चाहिए, कॉमर्स के बच्चों सारे। सर मेनली ट्रेडिंग का काम करते हैं, जो ट्रेडिंग में होता है, जैसे कोई सामान को मूव करना। बहुत बढ़िया, मतलब क्या? ट्रांसपोर्टेशन। अगर सिंपल लैंग्वेज बोलूँ, एक चीज, एक शब्द, ट्रांसपोर्टेशन। जो हमारा क्या होता है? फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क इन द सेंस, या सिंपल सी बात है यार, हम अपना कस्टमर बनवाते हैं। कैसे बनवाते हैं? नेस्ले है, ठीक है, नेस्ले मैगी बना रही है। अब मैगी रिटेल शॉप तक पहुंच रही है, तो उसने क्या कर रखा है? हर रिटेलर से जा जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, अपने क्या बना रखे हैं? रिटेलर बना रखे हैं, अपना क्या बना रखा है? पूरा फ्रेमवर्क बना रखा है। मैगी प्रोड्यूस हुई, डायरेक्टली इसी रिटेलर के पास गई, इसके पास गई, इसके पास गई, इसके पास गई। अपने कस्टमर मैगी ने, नेस्ले ने बना रखे हैं। इस अप्रोच को कौन करता है? लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट। जितना ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड फ्रेमवर्क होता है कौन बनाता है? लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आगे के लिए भी। ठीक है, एचआर हो गया, लॉजिस्टिक हो गया आपका, देन आपका पावर जनरेशन हो गया। ठीक है, तो अलाना फलाना और बहुत सारे रिसोर्सेज है जिसे एक कंपनी को चाहिए। जब इन रिसोर्सेज की क्या करें हम? कैटेगराइजेशन की, कौन कितना इंपॉर्टेंट है। सर्टेन ट्रेड का मतलब है यहाँ पे कि कौन कितना इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस बेसिस पे हम क्या करते हैं? इनकी कैटेगराइजेशन, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनको क्या करते हैं? रिवॉर्ड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। किस बेसिस पे? कि वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्टेन ट्रेड्स। क्लियर है आपको?
कि व्रियो फ्रेमवर्क का क्या काम है, जितने रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन में उसको कैटेगराइज करना ऑन सर्टेन ट्रेड्स। सिंपल, हाँ या ना, क्लियर हुआ? बोलो। बच्चा बोलो। हाँ सर, हो गया। क्लियर है सर। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, फैक्ट पॉइंट, इट इज डेवलप्ड बाय जे बी बार्नी इन 1991। लर्न कर लेना नाम, जे बी बार्नी। इट इज एन एक्रोनिम फॉर अ 4 क्वेश्चन फ्रेमवर्क। अब सर ये क्या है? जिस तरीके से हमारा एआईएम था ना, व्रियो भी वैसा ही है। व्रियो की फुल फॉर्म है क्या? सबसे पहले वैल्यू, वी फॉर वैल्यू। अब सर ये क्वेश्चन फ्रेमवर्क क्या है? जो व्रियो है उसके अंदर 4 वर्ड है, VRIO। इन चारों वर्ड से एक क्वेश्चन बनता है। कौन सा क्वेश्चन, उसे देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है व्रियो, वैल्यू। डू यू ऑफर रिसोर्स दैट एड्स वैल्यू फॉर द कस्टमर? अब जो सर्टेन ट्रेड्स है ना, वो कौन से ट्रेड्स है पता है? ये वाले VRIO, जिसमें सबसे पहला ट्रेड कौन सा होता है? वैल्यू का, कि कौन सा रिसोर्स कितनी वैल्यू जनरेट करता है एक कस्टमर के अंडर में। अब ऑब्वियसली बात है, आप और मैं मान लीजिए चाय पी रहे हैं, ठीक है। अब चाय पीते वक्त हम ये थोड़ी देखें कि भैया ये चाय को बनाने में इतनी पावर लगी, या इस चाय को बनाने में इतना रॉ मटेरियल लगा। रॉ मटेरियल को देख सकते हैं, बट पावर को इतना कोई ध्यान नहीं देगा, ठीक है। या इस रॉ मटेरियल को, सॉरी, इस चाय को बनाने में इतने ह्यूमन हाथ लगे, किसको पड़ी है? कोई नहीं सोचेगा। तो यहां पे बाजी कौन मार गया? रॉ मटेरियल। ठीक है। अगला सवाल, या अगला आपका कह लो कैटेगराइजेशन का ट्रेड, आर, दैट इज रैरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय रैरिटी? रेयरिटी है वैसे, क्या होता है रेयरिटी का मतलब? बोलो बोलो, संस्कृति बोलो। स्केर्स रिसोर्सेज जो मतलब रेयरली मिले। बहुत बड़े सिंपल, रैरिटी कहां से आया? रेयर से आया। ऐसे रिसोर्सेज जो कम मिलते हो नेचर के अंदर, ठीक है। डू यू कंट्रोल स्कार्स रिसोर्सेज, दूसरा ट्रेड, कि जो हमारा रिसोर्स है वो कितना स्कार्स है और उस पर हमारा कितना कंट्रोल है। अब मानो या ना मानो, यहां पे ह्यूमन रिसोर्स आसानी से बाजी मार जाता है, ठीक है। कोई भी कंपनी ऐसा रॉ मटेरियल या ऐसी प्रोडक्शन नहीं करेगा जिसका रॉ मटेरियल बहुत ही ज्यादा स्कार्स हो, ऑब्वियसली। पर ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जो बहुत, आप कह लो, रिफाइनरी के बाद बनता है। अब ये तो है यार एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में, मतलब आप ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होता है? जहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, मतलब जितने व्हाइट कॉलर जॉब्स अगर मैं कहूँ, ठीक है, सारे पढ़े लिखे लोग, लेबर क्लास नहीं, सारे पढ़े लिखे लोग। उस क्लास की अगर मैं बात करता हूँ, तो उस क्लास को बनाने में बहुत पैसा लगता है एजुकेशन में, ठीक है। आपकी जितना आपकी डिग्रीज है उस पर बड़ा पैसा लगता है, उनको स्किल ट्रेनिंग सब कुछ उसको देने में बड़ा पैसा लगता है। वो इसलिए स्कार्स हो जाता है क्योंकि उनकी डेवलपमेंट एक साल में या एक बार में नहीं होती, साल दर साल एक्सपीरियंस के साथ एक ह्यूमन रिसोर्स को बनाया जाता है। इसलिए आर की जो लड़ाई है, जो आर का ट्रेड है, वो कौन जीत गया? ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज आई, इमिटेबिलिटी। इमिटेबिलिटी हुआ मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय इमिटेबिलिटी? ये तो ठीक है। देखो, बेसिकली इमिटेबिलिटी का अगर मैं लिटरल मीनिंग बताऊं तो कौन कितना ज्यादा मुश्किल है किसको रिप्लेस करना, किसी को कितना मुश्किल है रिप्लेस करना, सिंपल इमिटेबिलिटी का। एचआरएम के अंदर भी वही है। देखो, is it difficult to find substitute to compete with your offerings? सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब? मान लो
हम ऑयल इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। मैं अरब का मालिक, एक कुवैत का, तो दूसरा बच्चा कुवैत का, एक एमिरेट्स का, एक ईरान का, हम सबकी क्या है, एक गुट बन रखा है कि हम अपना तेल महंगे रेट पे बेचेंगे। अब यहाँ पे सारी चीजें तेजी से चल रही है, जितना हमारा मेडिसिन है, जितने हमारे पेंट बनता है घरों में लगने वाला, जितना हमारा जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जितनी हमारी कारें चल रही है, सब कुछ फ्यूल, जेट, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ किस पे, ऑयल पे। यहाँ पे आ गया सब्स्टिट्यूट, क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक, या आप कह लो हाइड्रोजन जनरेटेड पावर। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके सब्स्टिट्यूट है, एक किसी भी रॉ मटेरियल, किसी भी प्रोडक्ट के, ठीक है, किसी भी रिसोर्स के। अगर मैं बात करूं इमिटेबिलिटी की, तो यहाँ पे भी ह्यूमन रिसोर्स बाजी मार जाता है, क्योंकि सबसे पहले तो वो क्या हो जाता है, स्कार्स, ठीक है। पहले तो उसे ढूंढना मुश्किल, उसे बनाने में बड़ा टाइम लगता है, उसके बाद उसका सब्स्टिट्यूट लाना तो और भी ज्यादा मुश्किल। क्यों भैया, जब इतना टाइम हम किसी भी ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट में लगाते हैं, तो हम ये तो नहीं सोचेंगे कि भैया अब 5 साल के बाद से निकाल देंगे या 5 साल बाद से अच्छा मिल जाएगा। उस जो 5 साल का एक्सपीरियंस है वो यूं ही जान दे, ऑब्वियसली नॉट। यही चीज इमिटेबिलिटी के अंदर ह्यूमन रिसोर्स को जितवा देती है, कौन सी, उसकी रैरिटी। और इसलिए ये बाजी भी कौन जीत गया, ह्यूमन रिसोर्स। हाँ या ना, क्लियर है अभी यहां तक, VRI। इसको दोबारा समझना है तो समझ लो कि सर ये क्या हुआ, ये कौन सी जंग लड़ रहे हो आप, बताओ। VRI समझ में आया? यस सर। ये VRI समझ में आ गया। लास्ट इज ओ माय गॉड, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, ये ग्रेट है। Your company have the organized process to capitalize that resource। अब यहाँ पे भी बाजी मार जाता है, ह्यूमन रिसोर्स बाजी मार जाता है। मैं बता देता हूँ ऑर्गेनाइजेशन क्या जा रहा है। इस ट्रेड के अंदर एक कंपनी से पूछा जाता है कि जो आपके पास सिस्टम है, क्या वो इतना एफिशिएंट है कि जो आपके रिसोर्सेज है उनको कैपिटलाइज कर रहा है। कैपिटलाइज मतलब उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाए। क्या आपके पास ये प्रोसेस है पूरा आपके ऑर्गेनाइजेशन में? तो यहाँ पे HR बाजी मार गया, ह्यूमन रिसोर्स भी बाजी मार गया। क्यों, कौन बताएगा? एनीवन कि सर HR क्यों बाजी मार गया? रॉ मटेरियल भी तो हो सकता था, पावर भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, HR क्यों? क्योंकि सर ऑर्गेनाइजेशन के काम फाइनली एम्प्लॉयज को ही करने हैं। नहीं नहीं, तू समझ नहीं रहा। मैंने ये पूछा कि आपका जो HR है, ठीक है, वो एक रिसोर्स है। उस रिसोर्स का सबसे ज्यादा फायदा उठाना, एक ह्यूमन रिसोर्स का सबसे ज्यादा फायदा उठाना बाकी रिसोर्सेज से ज्यादा आसान क्यों है, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर क्योंकि हम लोग उनको कुछ ना कुछ देते हैं रिवॉर्ड में। नहीं। और कोई ट्राई तो करो, सोचो तो सही, दिमाग तो लगाओ यार। सर उनको डायरेक्ट करना इजी है। ठीक है, बट थोड़ा और इस पे भी आऊंगा, डायरेक्ट करना ठीक है, बट और अरे यार उसका प्रोसेस, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे आप, ह्यूमन रिसोर्स है हायर करने में, अभी तो बात करी थी, सबसे पहले क्या करते हो, सबको बुलाते हो, इकट्ठा करते हो, झुंड बनवाते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो, सिलेक्शन, टेस्ट, देन रिक्रूटमेंट, पूरा स्टाफिंग का प्रोसेस चलता है। एट द एंड जाके आप क्या करते हो, उसे हायर करते हो। तो आपने देखा एक रिसोर्स कितने सारे प्रोसेस के थ्रू जाके हम उसको सेलेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली जो एंड प्रोडक्ट होगा, जो एंड में हमारे पास
ह्यूमन रिसोर्स आया होगा वो ऑलरेडी काफी रिफाइंड होगा, ऑलरेडी काफी टेस्ट से गुजर रखा होगा, उसकी कैपेबिलिटी अलग लेवल पे होगी एज कंपेयर टू अदर रिसोर्सेज। अगर मैं आपकी रॉ मटेरियल की बात करता हूँ, ठीक है, रॉ मटेरियल क्या, गए सप्लायर से उठाया, चल दी, सिंपल। कितना प्रोसेस, 2 से 3 प्रोसेस, पेमेंट का, एक्वायरमेंट का, प्रोक्योरमेंट का, घर आ गए, खत्म। ह्यूमन रिसोर्स में बाजी इसलिए मार गया क्योंकि वहां पे जो प्रोसेस है वो ज्यादा रिफाइंड है, जो एंड प्रोडक्ट मतलब जो एंड में रिसोर्स मिल रहा है वो ज्यादा टेस्ट से गुजरा हुआ है, इसलिए उसको हैंडल करना, ठीक है, उसके ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना इजी पड़ जाता है, क्योंकि उसे काफी टेस्ट या काफी आप कह लो डिफिकल्टीज के बाद हमने क्या करा, बनाया है उस रिसोर्स को, या उसको एक्वायर करा है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज के बाद। क्लियर है सभी को, हाँ या ना? तो इसलिए जो व्रियो की लड़ाई है वो ऑटोमेटिकली कौन जीत गया, ह्यूमन रिसोर्स। क्लियर है यहाँ पे व्रियो? क्या करता है, चार। क्लियर है या नहीं? क्लियर है, वेरी गुड, वेरी गुड। अब पूरी हमारी क्लास खत्म है, किसी को कोई टॉपिक दोबारा समझना है या पूछना तो पूछो, अगर क्लियर है तो बोल दो आंसर क्लियर है। बताओ, क्लियर है? अच्छा, फटाफट से मेरी तारीफ भी कर दो कि सर बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। कर दिया करो, तारीफ में घर से मत करा। मैं देख रहा हूं, अब किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा। बड़े बदतमीज लोग हैं यार। चलो ठीक है, क्लास खत्म है, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट में रिकॉर्डिंग बंद करो सबसे पहले।